देखिए, मेरी ज़िंदगी का जो चेंज हुआ वो हुआ 4th क्लास में थोड़ी-सी जब मैं मरम्मत पढ़ता हुई था। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से वो जो बदल जमा करके तो वो बाल मार देना वो खेलते थे। हम लोगों ने बांटा भी खेला वहाँ गाँव में, अच्छा खेलना सर, शुरू किया। टीवी आपने ज़िंदगी में पहली बार कब देखा? हाँ, बैठी मेरे साथ, यहाँ रखा सर, मैंने यहाँ प्यार किया और वहीं डेथ हो तो आपने लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज गई। थी? अब आप मान जी। 5 महीने का बच्चा हुआ तो बस वैक्सीन दिन को करवाई तो शाम को कुछ समझ नहीं आई, हुँ। उसकी डेथ हो गई। आप जेकेएल विज़न देख रहे हैं और हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं। आज मेरे साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब हैं। इनकी ज़िंदगी के कुछ छुपे हुए पहलुओं पर आज हम रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन्होंने ये मकाम हासिल किया और यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़ हमारे नाज़रीन को कराएँगे। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं गाँव अड़ाई जो कि पुंछ से लगभग 35 किलोमीटर होगा, हुँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई क्योंकि वहाँ तब उस वक़्त कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, बिजली नहीं होती थी और मिडल स्कूल हुआ करता था वहाँ गाँव में। तो 8th क्लास तक मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ा और उसके बाद फिर हम मंडी में आ गए, हायर सेकेंडरी था तो फिर वहाँ स्कूल गाँव से पैदल चल के मंडी आना, 2 घंटे का आने का, 2 घंटे वापस जाने का सफ़र रहता था। तो 12th क्लास मैंने वहाँ मंडी से की और फिर 12th के बाद फिर हम कॉलेज के लिए पुंछ में आ गए। आपकी पैदाइश अढ़ाई में कब हुई और आपके वालिद और वालिदा मुहतरमा का अगर नाम भी आप शेयर करना चाहें? जी, मैं 1978 में पैदा हुआ वहाँ अड़ाई में और मेरे वालिद साहब टीचर थे, मेरी वालिदा हाउसवाइफ़ थीं और मेरे वालिद साहब भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। मेरे जो अंकल थे वो फर्स्ट टीचर हमारे अड़ाई के गाँव के थे और उसके हुँ, बाद मेरे वालिद साहब सेकंड टीचर थे। हुँ। अब्दुल मजीद बांडे मेरे वालिद साहब का नाम था, उनकी वफ़ात हो गई है, एक एक्सीडेंट में वफ़ात हो गई थी। मेरी वालिदा का नाम रशीदा बेगम और उनकी भी वफ़ात 2015 में हो गई है। तो भाई-बहन कितने हैं सर? भाई हम 2 हैं, हुँ, मेरा एक भाई और था बड़ा जिसकी डेथ हो गई थी, फिर भाई 2 हम, एक वो प्रिंसिपल हैं स्कूल में हुँ। और मैं छोटा हूँ और हमारी 5 बहनें थीं, 4 की शादी हुई थी, 1 बहन हमारे साथ थी जिनकी डेथ हो गई 2020 में और बाकी बहनें जो हैं उनकी अलग-अलग जगहों पे शादी हो गई है। 4 बहनें और 1 भाई हैं। तो सर बाकी आगे थोड़ा-सा बढ़ेंगे, हम आपकी डिटेल वाइज़ आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन वो जो बहनें हैं ना, वो जब आपसे मुलाकात करने के लिए आती हैं या आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं, चूँकि वालिद साहब हों, वालिदा हों, ये भाई की एक बड़ी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। तो ये भाई-बहन के प्यार को अगर थोड़ा-सा आप अल्फ़ाज़ की शक्ल देंगे। भी मैं परेशान होता हूँ, थोड़ी याद आती है माँ-बाप की तो बहनों को बुला लेता हूँ जी। और उनमें मैं ढूँढने की अपनी माँ को कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ कहीं छुपी हुई है उनकी आँखों में। हुँ, तो ये बहन और भाई का बड़ा बहुत नाज़ुक रिश्ता होता है, बहुत करीब दर्द जो है ना वो हुँ, अगर हकीकी दर्द देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बहनों में बहुत होता है। हुँ। तो माँ-बाप की याद जब भी आती है तो हम इनके पास चले जाते हैं या उनको बुला लेते हैं घर में, फिर उनके साथ बैठते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं, तो फिर दिल को सुकून मिलता है। हायर सेकेंडरी तक जो है वो मंडी में 12वीं जमात तक तालीम वहाँ पे हासिल की। तो सर उस वक़्त के अगर कुछ असातिज़ा आपके ज़हन में हों। मेरी ज़िंदगी का जो चेंज हुआ वो हुआ 4th क्लास में जब मैं पढ़ता था। अच्छा। तो हमारे घर के पास में ही स्कूल था तो बहुत कम स्कूल जाया करते थे। लेकिन फ़रीद साहब जो मंडी के रहने वाले हैं, हुँ, जो एसएसपी अभी रिटायर हुए, ये टीचर लगे उस वक़्त। अच्छा। तो ये फिर मेरे घर में गए, ये मुझे पकड़ के लाए और फिर इन्होंने मुझे बताया कि नहीं स्कूल आना चाहिए। तो फिर एक डर हमें पैदा हो गया तो हम स्कूल आने लगे, फिर थोड़ी मेहनत भी करने लगे। एक उनको मैं बहुत याद करता हूँ, उन्होंने बहुत चेंज किया मेरी ज़िंदगी को। एक मास्टर क़यूम साहब उन्होंने मुझे 6th क्लास में कहा कि तुम्हें मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ़ उनको इतना कहा कि मॉनिटर मुझे मत बनाइए, मेरे दोस्त को बना दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे इतना वो है उस वक़्त पिटाई होती थी, आज तो नहीं, हुँ, हुँ, तो कि तो फिर उसके बाद करने के बाद फिर मेरे घर में मेरे से पहले पहुँच गए। वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। हुँ, उसके बाद जब हम लोग
मंडी में आ गए तो मास्टर गुलाम हैदर साहब जो लेक्चरर रिटायर हुए हैं अभी, वो थे, बशीर भट्ट साहब थे, विनयमोहन मिस्री साहब थे, पावन सर थे। इन्होंने बहुत हमारे साथ हमदर्दी की और हमें फिर बताया रास्ता कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे। आज का बच्चा, आज का जो तालिब इल्म है, वो उस्ताद को शायद उस नज़र से नहीं देख रहा है। कई इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं, बच्चे जो हैं वो उस्ताद के साथ मिसबिहेव या इस तरह के मामलात। तो मतलब लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर भरने के लिए एक टीचर ने जो उससे हो पाया वो उसने किया। उस्ताद स्टूडेंट की लाइफ में तब्दीली ला सकता है, चेंजिंग ला सकता है, किसी टाइम में भी, उम्र की उसमें कोई लिहाज नहीं है। इसमें कोई देख, सीखने की कोई हुँ, उम्र नहीं होती। सीखना हम लोग आज भी, आज कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम सीखते हैं बच्चों से, बहुत सारी चीज़ें हम छोटों से सीखते हैं। अच्छा। सीखने की कोई एज नहीं होती, ये सच्चाई है हुँ, कि वो क्वालिटी नहीं रही। आज की बात में करें, आज तो आज बच्चे डिसिप्लिन नहीं करते हुँ, हैं, हुँ, और अगर कोई टीचर किसी बच्चे को थोड़ा-सा डाँट देगा तो कल पूरा गाँव आ जाता है कि आपने हमारे बच्चे को क्यों डाँटा। जी। वो दौर अलग से था। हुँ, एक डर था, एक गैप हुआ करता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, हुँ, और जिससे फिर सीखते थे। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तभी हम किसी की कर सकते हैं जब हमारे उस पे पकड़ होगी, हुँ, जब हम खुद इतने ट्रेंड होंगे, इतने सिंसियर होंगे, जब हम में खुद में डेडिकेशन होगी, और फिर पेरेंट्स को भी हम ये कहेंगे कि अपने बच्चों को इतनी छूट मत दो, हुँ, इतना उनको हाइप मत दो कि वो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही ना करें, वो सोचे कि हम किसी बड़े घर के बच्चे हैं तो हमें कुछ नहीं कर सकते। तो सीखने के लिए आपको अपने आप को डाउन करना पड़ेगा, हुँ, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और देखिए, नोबॉडी इज़ 100% परफेक्ट। मैं हुँ, कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, हुँ, नहीं, नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान को सीखना पड़ता है। तो हुँ, जिस दिन ये माइंड में बच्चों के आ जाएगा, स्टूडेंट, यूथ को आ जाएगा, या बड़ों को भी आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर वैसा ही एक माहौल होगा, एक गैप होगा, एक हुँ, रिस्पेक्ट होगी, एक सोसाइटी में एक जो एक प्यार है वो फैल जाएगा। ठीक है। तो गाँव में तब खेलते क्या थे सर आप? गेम्स क्या होती थी आप? अ, वो संतोलियाँ, हुँ, वो जो जमा करके तो वो बाल मार देना, वो खेलते थे। जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बांटा भी खेला वहाँ गाँव में। हुँ, देन फिर क्रिकेट। अच्छा, गाँव क्रिकेट में का वहाँ भी क्रिकेट था। की फाउंडेशन मतलब समझो कि हम लोग थे, खुर्शीद साहब थे, मेरे टीचर भी रहे, हुँ, हुँ, वो हो गए, फिर हम लोग, हमारी फैमिली, हमारे हुँ, घर का, तो फिर हमने क्रिकेट वहाँ खेलना शुरू किया। तो ऐसे ही बाल बनाना, कपड़ों का बाल बना-शना के, तो वो बैट खुद बना लेना किसी लक्कड़ का, हुँ, तो हुँ। फिर वो हमने वहाँ अच्छा खेलना सर, शुरू टीवी किया। आपने ज़िंदगी में पहली बार कब देखा? टीवी मैंने देखी जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, वाह! तो तब मैंने टीवी देखी किसी के घर में, वो कितनी दूरदर्शन। एज होगी आपकी? अ, लगभग 17-18, मतलब 19 साल होगी मुझे लगता है, क्योंकि 12 से 18 में हुँ, कॉलेज जब आया हूँ, तो मैंने किसी के घर में देखी टीवी। तो उससे पहले रेडियो सुनने का, मैच सुनने का शौक बड़ा रहता था, अच्छा। या वो विविध भारती पे हुँ, गाने हुआ करते थे, शाम हुँ, को हम लोग वो सुना करते थे। बट थोड़ा-सा 7 बजे अगर नमाज़ मगरिब की हो गई है तो साढ़े 7 खाना खा लेना, हुँ, और फ़ादर साहब जो थे वो, हम एक डिसिप्लिन रखते थे कि भई हुँ, आप हुँ, जितना जल्दी सो जाओगे, उतना जल्दी उठ जाओगे। खुश होगी। तो हुँ, फिर हम 9 बजे तक ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाया करते थे, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ हुँ। जाना, और फिर रूटीन में जो वो डिसिप्लिन से काम करवाया करते थे, वो करा करते थे। अच्छा सर, ये आपने ख़ैर बता ही दिया, थोड़ा-सा मैं इसमें थोड़ा और अगर आप इज़ाफ़ा करें कि बाउंड्रीज़ कितनी थी? यानी कि कहाँ गए, कब आए, आपके वक़्त की पाबंदी, पेरेंट्स की तरफ से कितना जो है आपको एक मतलब बॉन्ड किया जाता था, आप पे नज़र रखी जाती थी? बहुत थी। हुँ, बहुत थी, पूरा। और फ़ादर साहब से ज़्यादा हमारी मदर हम पे वो अच्छा। रखती थी हुँ, कि तुम कहाँ, हालाँकि वो हाउसवाइफ़ थी, पढ़ी नहीं थी, हुँ, हुँ, लेकिन वो पूरा चेक करती थी, क्या ये किताबें कोई सही अपनी पढ़ रही हैं या कोई और तो नहीं पढ़ रही? कोई उस वक़्त तो टीवी या ये मोबाइल वग़ैरह हुँ, तो होते नहीं थे। अच्छा। बुक्स वग़ैरह पढ़ने का शौक हुआ करता था मेरे को पहले हुँ, से, तो मैं किताबें पढ़ता था, तो वो चेक कर लिया करती थी। फिर आके किसी को दिखा लिया करती थी कि ये इसी की किताबें हैं कि नहीं है। हुँ, तो वो डिसिप्लिन पहले से ही रहा, मतलब जैसे अब सुबह अगर हमने 4 बजे का टाइम अगर आया तो 4 बजे नहीं उठे, तो फिर वालिद साहब का सिर्फ़ इतना ही कहना कि अब भई आपने उठना, अब तो दोपहर हो गई है, अब सूरज आ गया है। अच्छा। हालाँकि उस वक़्त अभी सहरी का वक़्त हुआ हुँ, करता था। हुँ, तो चेक तो होता था, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वापसी आके पूछा जाता था कि तुम कहाँ थे? क्यों गए थे? किसके पास थे? किस सोसाइटी में जा रहे हो?
तो ये चीज़ें थी उस वक़्त, एक हमारे यहाँ नहीं, मुझे लगता है उस वक़्त हर जगह ये चीज़ें होती थी। अच्छा सर, कभी बहस हुई है? कभी जैसे हम आजकल सुनते हैं ना जी, बच्चा स्ट्रेस में है, हाइपर हो गया है, तो जनाब कोई नहीं चलता है। क्या आपकी भी कभी बहस हुई थी वालिद साहब से? वालिद साहब से तो वो बहुत प्यार करते थे। हुँ, वालिद साहब तो बहुत प्यार, बहुत, बहुत, बहुत कूल माइंडेड थे हमारे वालिद साहब। हमारी मदर जो थी ना, वो थोड़ी-सी स्टिक थी। स्ट्रिक्ट थी। हुँ, और तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके सामने कोई हम बात करते, माँ के सामने ख़ास करके। अच्छा, तो वालिद साहब के साथ बहस नहीं, डिस्कशन हुआ करती थी। वाह! क्या बात है। डिस्कशन हुआ करती थी किसी भी इशू पे। जब कोई बात करनी उन्होंने तो फिर हम उसको डिस्कस करते थे। डिस्कस करने के बाद फिर जो फाइनल उनकी वालिद साहब की बात होती थी, हुँ, वो अगर हमने कोई बात की है, मतलब जैसे वालिद साहब ने कोई बात कही काम करने के लिए, तो हमने उनके साथ डिस्कशन की। उनको अगर हमारी वो बात अच्छी लगी तो फिर वो अपनी बात को कैंसिल करके फिर वो हमारी वाली बात करते थे कि नहीं, हुँ, ठीक है, हुँ, इसी को हुँ। हम लोग करते हैं। तो अच्छा, वो एक डिस्कशन रहती थी। मोटिवेशन भी थी आपके लिए, क्योंकि जब आप उसकी सुन रहे हैं, आपकी मान रहे हैं, कुछ मशवरे भी आपको नवाज़ रहे हैं, तो कितना मोटिवेटेड था वो माहौल नहीं, उस बहुत वक़्त? अच्छा था। उस हुँ, वक़्त आना-जाना गाँव में बड़ा, गाँव का कल्चर आज हाँ, भी है, बिल्कुल। उतना तो नहीं रहा। वो बहुत था, सुबह उठते ही 10, 20, 30 लोगों का घर पे आ जाना, फिर सबने मिल के बैठ के चाय पीनी, बड़ी सारी किचन थी, पका हुँ, रहे हैं, रोटियाँ बन रही हैं, चाय बन रही है, तो हुँ, एक रहता था। हुँ, वालिद साहब का एक अल्लाह ताला का बड़ा करम था कि एक नाम था, मुख्तलिफ लोगों में कोई फैसला करना है, किसी को कोई और कोई शादी है, कोई कुछ है, तो वो सब अच्छा। चीज़ें लोग आना-जाना था। तो उससे हमको भी बड़ा सीखने को मिलता था। हमें भी लगता था कि यार ये इज़्ज़त अगर इनको मिल रही है तो हमें भी फिर इस रास्ते पे चलना है, हुँ, ताकि हमें भी कल को याद करे। तो अल्लाह का फ़ज़ल और करम है कि हमने भी वो जो उन्होंने एक ट्रेडिशन रखी थी ना, कि हुँ। लोगों के जाना है, कोई गमी है, खुशी है, कोई और ऐसे जाना है किसी के, तो फिर हम लोग भी ये तो हम जाते हैं। देख रहे हैं, वो हमें दिख भी रहा है, और मैं इसीलिए जो है ना कुछ पिछली बातें आपसे दोहराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज के शमीम बारे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ़ पुंछ की बात नहीं है। वो पेरेंट वालिद साहब और आपकी वालिदा, जब उनके आखिरी अय्याम थे, अब वो हमारे बीच नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो लम्हात कैसे गुज़रे आपके पास, उनका आना-जाना, या कुछ आखिरी उनकी कोई ख़ास बात आपको याद हो, वो थोड़ा-सा कुछ अगर आपके ज़हन में हो? मैं वालिद साहब के साथ ना बड़ा फ्रेंडली था। जी। जब ये मतलब मैं आ गया, फिर जॉब लग गई, कॉलेज में था, तो बहुत फ्रेंडली। अपनी उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मेडिकल की, एक आयुर्वेदिक की शॉप थी उनकी, वहाँ अच्छा। जाया करते थे। तो शाम को आके बैठना, फिर हुँ, डिस्कशन करना, पूरा दिन का डिस्कस करते थे वो। हुँ, हम जब खाना खाने वक़्त वो थोड़ा पहले खा लेते थे खाना, फिर हम लोग वहीं खाना खाते थे बैठ के। हुँ, तो फिर वो पूरा डिस्कशन करता था, आज वो आया, आज वहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, कल क्या करना है, किससे मिलना है, किसने क्या कहा, या कोई और बात भी हो तो हम उनके साथ रात को डिस्कशन किया करते थे। अच्छा, मज़ाक भी बहुत बार करते थे, कभी मतलब जैसे अब चाय पी रहे हैं तो मैं उनसे मज़ाक कर लिया, मैं डॉक्टर साहब आप लीजिए ये, फिर हुँ, वो भी हुँ, प्यार से मुस्कुरा के देख लेना, गले मिलना, हुँ, तो ये रहा। माँ के साथ था कि माँ के पास हम मज़ाक नहीं करते थे, बल्कि उनके पास जाते थे, उनकी कभी टाँगें दुबा ली, कभी उनकी बॉडी को थोड़ा-सा हेल्प कर ली उनको, और कभी प्यार कर लिया। हुँ। फिर ऐसे मज़ाक में कि माँ दुआ करो, फिर उनसे दुआएँ करवा लेना। तो एक अल्लाह का बड़ा करम था कि एक कल्चर इस तरह का बन गया हुआ था कि हम बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में थे। हुँ, तो रब का ये भी करम रहा कि कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कभी हम उनके सामने ऊँची आवाज़ में बोले हों। हुँ। डेथ हुई उस दिन भी मुझे मिल के यहाँ से गए और मुझे बुलाया कि तुम आना वहाँ पे, बट वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो मेरी डेथ हो गई। जी। तो वालिद साहब तो एक एक्सीडेंट हादसे में चले गए, तो वालिदा साहब का आखिरी सफ़र? वालिदा की आखिरी दिन वाली मैं बात सुनाता हूँ। हुँ, उससे 2 दिन पहले मैं आया तो वालिदा को यहाँ थोड़ी ना लग गई हुई थी। अब उनको ब्लड बड़ा कम था, उनको पेन नहीं हो रहा था। मैंने बड़ा अच्छा। नोटिस किया, मैं बहुत रोया, मैंने बड़ी बहन मेरी उनको फ़ोन किया, वो आ गईं भागती हुई। हुँ, मैंने कहा जी हुँ, आपने देखा नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे। फिर वो मतलब रात को बैठ जाना, रात इतनी देर तक जब तक वो सोती नहीं थी, उनसे बात करते रहना, प्यार करते, तो डेथ उनकी हुई वो मैं सुना। जी। मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन दोनों आए हुए थे। हुँ, जीजा और मेरी बहन आए हुए थे, तो उन जीजा की भी डेथ हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो मेरी बहन जब वो मेरी वालिदा और बहन ऐसे आ रहे थे इतनी उस दिन उनके चेहरे पे नूर था ना, मैं उठा और मैंने गले लगा लिया। ये हुँ, डेथ से कोई आधा घंटा पहले अच्छा। गले लगा के मैंने उनको प्यार किया। वो चल रही हैं, हुँ, बाहर बाउंड्री में चल रही हैं। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मम्मी आज तो माशाल्लाह आज आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, आप तो बहुत आज चमक रही हैं। और हुँ, वाक़या ही
बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं जाके बेड पे बैठ गया, ये अंदर जाके सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया इन्होंने अंदर कमरे में कि अंदर आओ। मैं अंदर गया, 17 फरवरी, ठंड थी, तो मैंने जाके ऐसे बैठा, मैंने कहा मम्मी टाँगें दबाऊँ? जैसे उनको हाथ लगाया ना तो उनको पेन फ़ील होने लगा। अच्छा। कहती नहीं, नहीं लगती है मुझे। तो मैं फिर बाहर आके बैठ गया, मैंने कहा मम्मी धूप है, मैं धूप में बैठूँगा। तो थोड़ी देर बाद ये अंदर से उठ के आई, यहाँ बैठी मेरे साथ, यहाँ रखा सर, मैंने यहाँ प्यार किया और वहीं डेथ हो गई। नौजवान बच्चे या हमारे नौजवान साथी, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इन बातों पर गौर करें और हमारे पेरेंट्स भी, क्योंकि शायद ये डॉक्टर साहब वाली ये जो पीढ़ी चल रही है ना, इस उम्र के जितने भी लोग हैं, शायद वो ये आखिरी लोग होंगे जो इस तरह के माहौल में पले-बड़े हैं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसमें ये चीज़ें किस तरह से हमने ले जानी है, ये हमारी एक बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। ये बड़ी बात है। तो बांड साहब, मंडी से फिर पुंछ का सफ़र। मैं रेंट पे रूम रख लिया और गर्मी का मौसम था, फ़ैन नहीं हुआ करते थे तब उस दौर में। अच्छा। जून के महीने में एग्ज़ाम मतलब हुआ करते थे तो विदाउट फ़ैन और फिर छोटे से कमरे में रहना। तो फिर वो हार्ड लाइफ़ थी, लेकिन वो सबकी थी। हुँ, उस वक़्त इसलिए कोई फ़ील नहीं करता था। हुँ। तो फिर हम लोग वहाँ से वो रहने के बाद फिर मैं पीजी के लिए चला गया। कॉलेज में आपने कौन से सब्जेक्ट्स रखे? क्या? मैंने साइंस मेडिकल रखा था, मैंने जी। बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश थी, हमारे 4 सब्जेक्ट थे। गोया कि आपने यहाँ बीएससी की। बीएससी तो फिर करने के बाद। उसके बाद जो आगे का सिलसिला है, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से मंडी का एक दूर-दराज़ इलाका, वहाँ से फिर पुंछ में, और इतने इस बॉर्डर बेल्ट से निकल कर के, आगे आपने जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो फिर आगे एडमिशन कहाँ पे हुई और वहाँ जाने के लिए क्या सबब बना? मंडी की एक बात बताऊँ, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया ना, तो जी। हम कोई 10-12 लोग अढ़ाई के थे, 153 स्टूडेंट थे। हुँ। मुझे आज भी याद है जब 10th का एग्ज़ाम दिया तो अकेला मैं पास हुआ तब उस वक़्त। अच्छा। फिर उसके बाद ग्रेस मार्किंग में 2 और लड़के हमारे प्लेरा के थे, वो भी पास हो गए, तो हम 3 लोग हो गए। हुँ, तो कोई पुराने भी 1-2 लोग होंगे, तो इस तरह से 5-6 की क्लास हमारी हुई। तो मैंने वहाँ सब्जेक्ट फिर वहाँ मेडिकल रख लिए। हुँ, फिर वहाँ मेडिकल करने के 12th करने के बाद फिर मैं जब कॉलेज में आ गया तो कॉलेज भी मेडिकल रख लिए। तो कॉलेज में मैंने आके एक चीज़ सीखी कि जो स्टेज का एक डर होता था ना, वो नहीं मैंने बोला था कभी भी। तो अच्छा। फिर मैंने स्टेज का यहाँ इंटरेस्ट लिया, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया। डिबेट्स हो गई, सिम्पोजियम हो गई, हुँ, कल्चरल आइटम्स हो गई, ये इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगा, तो फिर इंटरेस्ट हुआ। फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ हमारे लिए रास्ते ऑलरेडी हमवार थे, मेरे ब्रदर, भाभी, मेरे कज़न सब लोग वहाँ पढ़ते थे। हुँ, तो हुँ, इसलिए फिर वहाँ हमें जाने में कोई मुश्किलात नहीं आई। हुँ। फिर वहाँ चले गए, तो फिर वहाँ अपना अगली फर्दर जो एजुकेशन है मैंने वहीं कंप्लीट की। जो एजुकेशन का सिलसिला है, ये कहाँ तक रहा? कहाँ तक आपने तालीम हासिल मैंने की? पीएचडी की डॉक्टरेट डिग्री की मैंने। हुँ। मैंने एप्पल पेस्ट पे, टेम्परेट एरिया जम्मू रीजन के जितने भी एप्पल पेस्ट हैं, इस पे मैंने काम किया। तो मेहनत के बाद जो फल इंसान को मिलता है, तो उसमें जॉब भी एक फल समझा जाता था उस वक़्त, और आज भी वैसे समझा जा रहा है। तो जॉब सबसे पहले कब मिली और क्या जॉब मिली आपको? मैं सबसे पहले देखिए ज़िंदगी बड़ी हार्ड रही। हुँ, जब हम एमएससी करके आए तो बैन हो गया, हुँ, तब बैन हो गया कुछ देर के लिए, कोई एम्प्लॉयमेंट सब सारी बैन कर दी गई। अच्छा। फिर उसके बाद लेकिन फिर मैं हमने मेहनत कर रखी, कंटिन्यू रखी, और तब ऐसा नहीं होता था कि केस की हर साल जैसे अब आती हैं पोस्टें, वहाँ 5-5 6-6 साल तक केस चलते रहते थे और 5-6 साल के बाद कोई एडवर्टाइज़मेंट आ जाता था। अच्छा। तो एनी हो, जब फिर एडवर्टाइज़मेंट आई हमारी +2 की ना हुँ, लेक्चरर्स की, तो हुँ, मैंने दिया। और वो भी एक खूबसूरत बात है कि ये 15 अक्टूबर को 2006 या 7 को हुँ, यहाँ टीचर्स के इंटरव्यू थे। मेरा मेरिट बहुत अच्छा था। मुझे वालिद साहब ने कहा कि भई तुम आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। हुँ। तो मैंने, और 17 अक्टूबर को मेरा रिटन एग्ज़ाम था +2 का। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँ। उस वक़्त कोई सोमो-शोमो होती नहीं थी, बस पे आना था। तो हुँ, मैंने वालिद साहब से डिस्कशन की, मैंने कहा अगर मैं आ जाता हूँ तो मेरा ये दिन भी गया एक। ठीक है। नेचुरली मुझे 14 तारीख को आना है। हुँ, मेरा ये दिन भी गया, 15 को मुझे इंटरव्यू देना है, तो फिर मैं 15 को तो जाऊँगा नहीं। मुझे 16 को जाना है वापस, और 16 को मैं जाके 17 को दूँगा। तो मेरा वो जो एक मेरी एक टेम्पो बना हुआ है, जो मैं एक कांस्टेंट हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उस पे हुँ। फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे वालिद साहब ने कहा कि चलो अल्लाह का नाम लो यार, मत आओ, आप उसी के लिए तैयारी करो। तो मैं टीचर का इंटरव्यू देने नहीं आया, नहीं। और मैंने वो रिस्क ली, बड़ी रिस्क ली।
मैंने जब वहाँ +2 का एग्ज़ाम दिया तो अल्लाह के फज़ल व करम से वो मेरा एग्ज़ाम पास हो गया। अच्छा। जब रिटन पास हो गया तो फिर हम लोगों ने वाइवा दिया और उसमें भी हमारी सिलेक्शन हो गई। मुझे याद है कि तब ये इंटरनेट वगैरह मोबाइल का तो सिस्टम नहीं होता था, तो अखबार में लिस्ट अच्छा। आया करती थी। तो रविशंकर जी जो तहसीलदार हैं यहाँ पे, उसने भी दिया था, उनका नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो इन्होंने मुझे 4:30 बजे बस स्टैंड पे जाके देखी ना लिस्ट, तो वहाँ से फ़ोन किया, ये मेरे स्टूडेंट भी रहे थे। इन्होंने कहा कि सर आपका हो गया, मेरा नहीं हुआ, आपका हो गया। तो बड़ी खुशी हुई उस वक़्त, क्योंकि पहली बार कोई नौकरी मिली थी, वो भी नौकरी अच्छी कहाँ गेज़ेटेड आपकी नौकरी मिली फर्स्ट थी। अपॉइंटमेंट हुई? हाँ, तो मैंने चॉइस उनको दी जम्मू में, क्योंकि उस वक़्त मैंने जम्मू में अच्छा एक फ़ील्ड बनाया था। मैं कोचिंग क्लासेस लिया करता था एसआर कॉलेज में, सचदेवा में, अच्छा। अलग-अलग कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाता था। हुँ, तो मैंने भी उनको दी चॉइस कि जम्मू में लगा दो, तो जम्मू में उन्होंने मुझे दूर लगा दिया। ठीक। फिर मैंने थोड़ा-सा फिर दोबारा पेश हुआ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तो फिर मुझे उन्होंने मनकोट में लगाया। तो मेंढक। पहली मेरी पोस्टिंग जो है वो मनकोट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई एज़ ए लेक्चरर 10+2 ज़ूलॉजी। वहाँ पे जब मनकोट में फिर आप क्या वहीं पे रहना होता था? किस तरह से ड्यूटी पे जाते नहीं, थे? मैं अप डाउन करता था। अब सोमो चलना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर गाड़ी में बैठता था, तो वहाँ से यहाँ आ हुँ। जाया करता था। बाद पहले आप लेक्चर अपॉइंट हुए, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आप प्रोफ़ेसर जो हैं वो बने, तो वो कैसे सिलसिला रहा? फिर उसके बाद पोस्टें निकली कॉलेज की, हुँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्टें निकली कॉलेज की, तो मैंने फॉर्म फिल किया। तो मनीष हैं हमारे एसपी बन गए हैं, ये थे, ये हुँ, भी +2 में थे। हुँ, ये हम लो मैं ये और भी ऐसे कुछ बहुत सारे लोगों ने दिया इंटरव्यू, तो अल्लाह का करम रहा कि वो सिलेक्शन हो गई मेरी कॉलेज में। हुँ, और मेरा एम भी था, मेरे फादर साहब भी चाहते थे कि मैं कॉलेज में सेलेक्ट हूँ। हालाँकि मैंने 2 बार केएस का इंटरव्यू दिया, हुँ। फाइनली इंटरव्यू में मैं रह गया, सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने दोनों बार रिटन एग्ज़ाम पास किया, प्री किया, मेंस किया, बट वाइवे में ड्रॉप हो गया। मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं केएस में जाऊँ, वो चाहते थे कि तुम एजुकेशन की फ़ील्ड में हो और कॉलेज में अच्छा, आ जाए। वालिद साहब नहीं चाहते थे, तो आपके कई जो स्टूडेंट हैं वो माशाल्लाह आईएएस, केएएस हाँ, कर चुके हैं और आप है, 2 बार रह जाना, हाँ। मुझे तो लग रहा है कि वो उनकी जो मर्ज़ी थी उसके खिलाफ शायद आप जा रहे थे, तो इस तरह का इंसिडेंट। ज़िंदगी का अगला पार्ट आता है मैरिज का, शादी का। तो आपने लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज थी? हुँ, हुँ। अब अरेंज मैरिज हुई हमारी, रिलेशन में है। जी, हाँ, इंटरेस्ट भी हो जाता है इंसान का जब आना-जाना होता है, तो बट अरेंज मैरिज हुई तो अरेंज प्लस लव मान लेते हैं। चलो अब आप जी, मान चलिए तो सर फिर उसके बाद जो है आपके अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाज़ा और आपका एक बेटे की फ़ोटो भी हमने देखी है, हुँ। तो वो क्या हादसा हुआ था? तो फर्स्ट इशू मेरा बेटा था, आबान नाम रखा था हमने उसका। हुँ, बड़ा खुश थे हम लोग, और वो जो जब वो पैदा हुआ तो 8 दिन का था, तो मैं श्रीलंका चला गया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। हुँ, वापस आया, फिर वो 5 महीने का बच्चा हुआ, तो बस वैक्सीन दिन को करवाई, तो शाम को कुछ समझ नहीं आई, हुँ, उसकी डेथ हो गई। अब वो एक बहुत बड़ा सदमा था, हुँ, और मेरे वालिद साहब को अभी साल नहीं हुआ था डेथ को। हुँ, 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 अभी हम उस दुःख से नहीं उभरे थे कि बेटे की डेथ हो गई। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का ये रखा कि अल्लाह की मर्ज़ी है, हुँ, अगर वो ना देता तो हम जी। क्या कर सकते? अब उसने दिया तो ले लिया, तो शुक्र किया मैंने अल्लाह का। इतने खुशियाँ भी देखी हैं और मुसीबतें भी आप पे जो कि आपको हेल्थ इश्यू भी पिछले दिनों में हुआ हुँ, था। तो मतलब ये जब मुश्किलात आती हैं इंसान पर, तो उसमें जो है ना वो आपके जो पार्टनर हैं उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट हुँ। होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बड़ी होती है, देखिए इंसान को लास्ट में जब इंसान परेशान होता है तो फिर आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हाँ, और अगर घर से आपको सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो आपकी लाइफ़ जो है बहुत अच्छे से सेटल हो सकती है। आपकी ना बहुत सारी किताबें जो हैं वो आपके ऑफ़िस में मैंने देखी हैं। ये लिखने का सिलसिला या ये शौक कैसे पैदा हुआ? कब शुरू हुआ? ये 99 में, लगभग 2000 में ये शौक हुँ, पैदा हुआ। मैंने जब मैं सेरीकल्चर पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, हुँ, कीड़े पालना और कोकून बनाना, फिर उसको सेल करना, लोगों को बताना, तो मैंने उसको फिर रिटन में लेके आ गया। हुँ, पूरा जो मेरा प्रैक्टिकल वर्क था, मैंने पहली किताब सेरीकल्चर, इट्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, हुँ, ये किताब मेरी 2002 में या 1 में, ऐसे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। उस वक़्त मैंने रिलीज़ करवाई थी, उस वक़्त के एजुकेशन मिनिस्टर शफ़ी उरी साहब से। अच्छा। तो फिर वहाँ जब मेरी वो किताब मेरी हुई, तो उसके बाद फिर मुझे शौक हो गया।
लिखने का, तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर तो सेरिकल्चर कितनी में, किताबें ज़ूलॉजी आज में। तक हो अभी गई? 18 किताबें हो गई हैं, रिलीज़ करवानी है मैंने एक बुक, अल्लाह के फजलो करम से 18th किताब मेरी आ चुकी अच्छा, है। 18। 19वीं भी मैंने भेज दी हुई है, हुँ। 18 आ चुकी हैं इस वक़्त मेरे पास। जी, तो 18 किताबें जो हैं वो इस वक़्त तक छप के मंज़र आम पर जी, आ चुकी हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर या पेपर्स इस हैं। तरह से और भी आपकी हैं काम, हुँ। जो मतलब इन रिटन हमारे बीच हैं, तो वो क्या-क्या हैं और उस तरफ कैसे राग़िब हुए आप? देखिए, जब आप एजुकेशन की फ़ील्ड में हो ना, ख़ास हुँ, करके आप जब कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, तो फिर यहाँ रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है। हुँ, यहाँ आपको पेपर पब्लिश करना होता है, तो फिर वो भी एक इंटरेस्ट बना। थोड़ा-सा सपोर्ट भी लेते रहे हम यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों से, तो फिर हमने पेपर लिखना शुरू किया। तो आज अल्लाह का करम है, काफ़ी पेपर मेरे हैं, जो मेरे डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, वो हुँ। पब्लिश हो चुके हैं। और भी हम काम कर रहे हैं कि कुछ और पेपर भी पब्लिश करें। ये तो हो गया अपना ज़ाती मामला। पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, इस फ़ील्ड में जो और लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनके लिए जैसे हमने देखा कि आपने ये कुछ कॉम्पिटिटिव वगैरह का सिलसिला शुरू करवाया, आपने लाइब्रेरी खोली, सुपर 30 कॉलेज का क़याम हो गया और फिर हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से आप एक जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जो आईएएस, केएएस लेवल के उस हिसाब से उस पैटर्न का एग्ज़ाम है, जो छोटे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सोशल काज़ हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या शौक आपको पड़ी और किस तरह से आप इस तरफ जो है वो आए? क्योंकि हमने ज़िंदगी बहुत टफ़ देखी नियाज़ साहब। हुँ, हमारी ज़िंदगी टफ़ ये थी कि हमें कोई एडवाइस करने वाला या हमको गाइड करने वाला हमारे हुँ, कोई नहीं था। हुँ, तो अगर हमें कुछ सीखने के लिए तो बाहर जाना पड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था, तो इतने हमारे पास वो ज़राए रिसोर्सेज़ नहीं थे। जी, तो जिसने ज़िंदगी देखी हो ना, वो कहते हैं कि गर्मी और सर्दी का एहसास उसको होता है जो बाहर रहता है, हुँ, धूप में हुँ, रहता है, हुँ, बर्फ़ में, बारिश में रहता है। बंद कमरों में बैठकर वो खाली सोच सकते हैं। तो हमने हुँ, वो देखा हुआ था, तो इसलिए वो दर्द लेके ना जब मैं कॉलेज में आया तो 2009 में मैंने सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स करके क्लासेस स्टार्ट की। हुँ, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ का कि कमरुज़्ज़मान जो इस वक़्त डीएम है भरतपुर में, वो इसी कमरे में जहाँ बैठे हो आप यहीं पढ़ के गए। हुँ, अभिषेक जो केएस ऑफ़िसर हैं, वो भी इसी कमरे में बैठे। साइमा शरीफ जो इस वक़्त केएस ऑफ़िसर हैं, वो भी इसी में बैठे हैं। सौरभ बाली, आपका साहिल शर्मा और बहुत सारे और बच्चे हैं, जिनके हुँ, नाम नुसरत शाह, जी, आपने जी, देखा ये सब इसी रूम में, यही रूम में मैंने पढ़ाया इन बच्चों को। हुँ, आज अल्लाह का करम है, वेल सेटल्ड हो गए हैं सारे। तो मैंने देखा कि वो टफ़ पीरियड हमने देखा था, तो हुँ, हमने कहा कि हम अपने बच्चों को इस टफ़ पीरियड से निकालते हैं। हुँ, तो फिर हमने इस पे काम किया, तो क्लासेस भी लेते रहे, पढ़ाते रहे, गाइड भी करते रहे, मोटिवेट भी करते रहे, सोशल इविल से बचाने की कोशिश भी करते रहे, ड्रग के हुँ, खिलाफ भी जंग लड़ते रहे, तो जुड़ते गए, बहुत यूथ जुड़ गया हमारे साथ। फिर मैंने कंसेप्ट नया लाया कि हम किस तरह से एक बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें कंपटीशन की तरफ, उनको अट्रैक्ट करें कंपटीशन की तरफ, उनको बताएँ कि हाउ टू फिल ओएमआर शीट, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट कंपोनेंट जो पार्ट्स है उसको हमको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से मटेरियल मिल सकता है। तो मैंने फिर ये वीएसटी वेरी सिमिलर टेस्ट करके एग्ज़ाम स्टार्ट किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आपने भी देखा, आपने जी, भी बहुत बार विज़िट किया, सपोर्ट भी की। हज़ारों की तादाद में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही पेपर होता है जैसे जेके एसएसबी या जेके पीएससी लेती है, और हुँ, वॉलंटरी बेस लोग आके एग्ज़ाम ड्यूटी करते हैं। हुँ, सुपरडेंट लगते हैं, असिस्टेंट सुपरडेंट लगते हैं, इन्विजिलेटर लगते हैं। हुँ, तो वो एक बहुत बड़ा 300-400 लोग जुड़ जाते हैं और फिर हम वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। बच्चों को लीड जो मिला, साथ भी हर हुँ। बात हो, के बच्चे कहते हैं हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमने 4 वीएसटी इससे पहले ले चुके हैं। 4th वीएसटी का तो अब तो रिज़ल्ट होने वाला भाई है। साहब आपका ना एक प्रोडक्ट भी मैंने कहीं एक कुछ आपने एग्ज़िबिशन किया था, मैं उस वक़्त यहाँ था नहीं, तो वो मैंने देखा कहीं पर, वो क्या है? क्या प्रोडक्ट है आपका दिखाना चाहते हैं? मैंने देखा यूथ में ना कुछ साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर, मतलब उनमें एक डर सा पैदा हो गया, और वो क्या हो गया कि बाल लोगों के गिर रहे हैं, स्किन हुँ, खराब हो रही है, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हुँ, मैंने फिर हर्बल प्योर अच्छा। हर्बल हुँ, पहले उस पे पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद प्योर हर्बल हेयर ऑयल प्रिपेयर किया है, अच्छा। जिसका रिज़ल्ट बहुत
बेहतरीन है, 100% रिजल्ट है। बाल गिरना रुक जाते हैं, बाल ग्रोथ भी, बेबी हेयर भी उसमें मैंने देखा ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कुछ स्किन के प्रोडक्ट भी हमने बताए कि हम कहते हैं कि केमिकल्स को मत यूज़ करो हुँ, यार, ये हर्बल यूज़ करो जो लंबे अरसे तक आपकी स्किन को फ्रेश रखेगी हुँ, और आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा। तो ये प्रोडक्ट हम जल्दी इंशाल्लाह, हमने पहले थोड़ा-सा किया था, एक जो वर्कशॉप थी वहाँ लगाया था, लेकिन अब हम इसको फॉर्मली जो है लॉन्च करने वाले हैं जल्द। ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं सर आप? तो देखिए आपके पास 24 आवर्स हैं। हुँ, हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सर टाइम नहीं है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्यों कॉम्पिटिटिव की तैयारी हुँ, करूँ, मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है। तो मैंने आप हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स। हुँ, अगर आप उसको सही ढंग से वक़्त का इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, मतलब जी। बहुत टाइम है आपके पास। हुँ, हुँ, आप कितना सो जाओगे, कितना आप खाने पे, दौड़ने पे, नाचने, कॉलेज में, स्कूल में लगाओगे, फिर भी आपके पास 10-12 घंटे बचते हैं और उसमें से 5-6 घंटे आप सो जाओ और बाकी आप लगा लीजिए। हुँ, हुँ, और जब आप किसी चीज़ में देखिए जुनून पैदा करना पड़ता है, हुँ, ज़िद होनी चाहिए। जब हुँ, आप में ज़िद पैदा हो जाएगी ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है। जी। कि मेरे को बस ये मोबाइल मिल गया तो बस मैं हो गया, नहीं। आप साथ में बैठे हुए लोगों को देखिए, उनको क्या है या उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हो, हुँ, हुँ। फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं जी। क्या आप हमेशा सीरियस रहते हैं या कभी कुछ मज़ाक के मूड में भी होते हैं? एंटरटेन कैसे करते हैं खुद नहीं, को? नहीं, मैं बहुत खुश तबीयत इंसान हूँ, जी, मैं गुस्सा मुझे बड़ा कम आता है। जी, बहुत बार मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार आप गुस्सा नहीं करते हो, मैंने कहा नहीं, गुस्सा करके तो अपनी सेहत को खराब करना है। हुँ। हम हमेशा चाहते हैं कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे। आने वाले वक़्त में कुछ और ये जो जितने आपके काम हैं, इनमें कुछ और जोड़ने जा रहे हैं, कुछ नया आगे होने वाला है सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन क्योंकि नए-नए आइडियाज़ ला रहा है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच की थी कि सर कुछ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा। पहले हमारे यहाँ क्लासेस थी, पिछले मेरी सेहत खराब हो गई लास्ट हुँ, ईयर जुलाई में, तो आई रिमेन्ड हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2-3 मंथ, बड़ा सीरियस कंडीशन में मैं शिफ्ट हुआ था यहाँ से। हुँ, फिर मैंने क्लासेस बंद की थी, बट अभी प्रेशर बहुत है क्लासेस के लिए, तो हम लोग इंशाल्लाह जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम प्राइमरी क्लास टू कॉलेज लेवल पे। अच्छा। जितनी भी क्लासेस हैं वो हम लोग करेंगे, डिफरेंट टीचर्स को भी, मतलब कुछ यूथ को भी देंगे हुँ, ताकि जी। उनको भी फ़ायदा हो, हुँ, पढ़ाएँगे वो अच्छी सी। आजकल का यूथ हमारा टेक्निकली बड़ा साउंड है, हुँ, तो वो भी करेंगे। कोचिंग क्लासेस भी, फाउंडेशन बैच स्टार्ट करें, जो हमारा सुपर 30 का टॉपर बच्चे होंगे ना, हुँ, मतलब उनमें से हम लोग उनके पेरेंट्स को बुला के उनको बताएँगे कि यार ये बच्चा बुला लाइए, उस हुँ, बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, बच्चे से बात करेंगे। अगर वो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो उनके लिए हम फाउंडेशन कोर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डर नहीं लगता आपको इतनी बड़ी-बड़ी आप जो है वो प्रोग्राम बना भी लेते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं? डर उस इंसान को होता है जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। जी। हमने ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस को कभी खोया नहीं है। हुँ, आप स्टेज के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने पे आप हमें खड़ा कर दो, मैं बहुत सारी जी। कंट्रीज़ में गया हूँ। बहुत सारी जगह पे मोटिवेशनल लेक्चर दिए जहाँ बड़े-बड़े लोग मतलब होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जिनको ए टू ज़ेड तक हर चीज़ मालूम होता है। हुँ, वो इसलिए कि कॉन्फिडेंस था। जब कॉन्फिडेंस। बात कोई कह दी तो उसको रेफरेंसेस के साथ हमने हुँ। पूरा भी किया। झूठ से बचना है, सच्चाई के साथ रहोगे तो फिर अल्लाह पे भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, तो फिर डर किस चीज़ का? ख़ास बात जो आपके ना हम पेशा या हम उम्र लोग हैं, आपके जो साथी हैं, मैं चाहता हूँ आज उनके लिए भी कुछ पैगाम हो जाए कि अगर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे कर सकता है, तो कोई दूसरा डॉक्टर भी कर सकता है। क्या पैगाम रहेगा? कर रहे हैं लोग अपने-अपने फ़ील्ड में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हुँ, मेरा तो मानना यही है कि जी हमें अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है, छोटी-सी ज़िंदगी है, जी। इस ज़िंदगी में हमको कुछ करके जाना है, हुँ, ताकि आने वाले वक़्त में लोग याद रखें और ये हमारी ज़िंदगी पॉज़िटिव रहे। मतलब मरना तो है, इस पे तो हमारा ईमान है ना कि आज नहीं, कल नहीं, परसों मर जाएँगे। जब मरना है तो फिर डर किस चीज़ का? हुँ, अनाउंसमेंट कर दें हुँ, कि कल क़यामत है। जी। अभी मैं कहूँ कि कल क़यामत है और 100% मैं तो सब लोगों को बोल दिया, तो रातों-रात क्या होगा? हुँ, जान-नमाज़ें महँगी हो जाएँगी, वाह, वाह! तस्बीहां महँगी हो जाएँगी, रात हुँ, कोई लोग करेंगे नहीं जी जितनी बेचे, ये जानते हुए भी कि कल मुझको मरना है। मरना है। मतलब ये इस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। हुँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सबक दिया, क्या करैक्टर दिया, उस करैक्टर को हमें लोगों के सामने लाना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि समाज की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी अगर हम सही ढंग से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करके अपने यूथ को अपने साथ जोड़ के चलेंगे। तो समाज में कोई बुराई भी नहीं रहेगी, कोई भूखा किसी के घर में कोई भूखा नहीं रहेगा, हर घर का चूल्हा जलेगा, हर घर में खुशियां होंगी। तो खुशियों को बांटने की कोशिश कीजिए और आगे निकलिए, वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलिए। और अगर वक्त ने हमको बदल दिया तो फिर जिंदगी हमारी सारी खत्म हो जाएगी। हमने अगर वक्त के साथ अपने आप को बदल दिया तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। यही मेरा पैगाम रहेगा सब बच्चों। इस तरह की पर्सनैलिटीज़ से बात करने का मकसद मैंने पहले भी बताया कि यही रहता है कि हम रील से बाहर निकलकर रियल दुनिया की तरफ आएँ और हकीकी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, मेहनत करें और जो अपने हिस्से का काम है, वो करने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ कुदरत पर डाल दें, वो खुद बेहतर करेगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। किसी अगली पर्सनैलिटी के साथ किसी नए मौज़ू पर बहुत जल्द फिर होंगे हाज़िर। जब तक के लिए अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।